क्वेश्चन नंबर 31 पे जो चर्चा हो रही थी इसमें था कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें पहला बोला गया सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के जो विभिन्न ज़िले दिए गए हैं जो मध्य प्रदेश के विभिन्न राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, जैसे सिंगरौली ये उत्तर प्रदेश और आपके छत्तीसगढ़ दोनों के साथ सीमा बनाता है, ये बात सही दी गई है। फिर बोला गया झाबुआ झाबुआ जिला महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के साथ सीमा बनाता है, ये बात थोड़ी सी यहाँ पे गलत बोली गई है, क्योंकि झाबुआ जिला जो अपनी सीमा बनाता है वो आपको झाबुआ जिला राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान और गुजरात के साथ, ना कि महाराष्ट्र के साथ, क्योंकि झाबुआ ऊपर की तरफ आता है, ये राजस्थान और गुजरात से सीमा बनाता है। जबकि अलीराजपुर जो होता है, अलीराजपुर जिला ये महाराष्ट्र और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो वो अलीराजपुर जिला जो होगा ये अलीराजपुर जिला आएगा जो महाराष्ट्र और गुजरात के साथ अपनी सीमा बनाएगा। इसके साथ ही साथ बोला बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी सीमा बनाएगा। मुरैना और व शिवपुरी जो होते हैं वो उत्तर प्रदेश राजस्थान दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। मुरैना सबसे उत्तर की तरफ स्थित है इसलिए सीमा बनाता है, जबकि शिवपुरी की जो लोकेशन है वो दोनों तरफ से है ना, वो शिवपुरी की जो लोकेशन है वो दोनों तरफ से राजस्थान से टच होती है, इसलिए शिवपुरी भी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। तो हमने जो सही विकल्प देखा वो बी विकल्प यहाँ पे सही देखा। अब क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे कुछ कथन बोले गए और उनमें से बोला कि भाई कौन सा कथन सही नहीं है। तो बोला अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो मध्य प्रदेश में 4 है, भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन। ये जो पुराना 2001 के अनुसार आरक्षण किया गया था सीटों का, उसमें ये चारों सीटें रिजर्व की गई थी। ये की गई थी एससी के लिए, एससी रिजर्व सीटें मानी जाती हैं। भारत में भी इस लोकसभा के अंतर्गत सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया, उन्हीं आरक्षण में ये आती है। एसटी के लिए जो रिजर्वेशन किया गया उसमें मध्य प्रदेश में 6 आरक्षित सीटें हैं और ये बात सही है। रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला और बैतूल ये आपकी एसटी के लिए रिजर्व सीटों में आती हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कथन आपके सही होंगे। अगला आपसे बोला गया कि कुड्डप्पा क्रम की चट्टानें जो होती हैं वो बिजावर उपक्रम है। कुड्डप्पा क्रम में जो चट्टानें थी है ना, आर्किन, धारवाड़, कुड्डप्पा, तीसरे प्रकार की जो चट्टानें होती है उनमें बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कुड्डप्पा क्रम की चट्टानों को देखें तो मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा है इसके दोनों तरफ पे ये मिलती है ना, यानी बीच वाले एरिया को छोड़ दिया जाए तो ये दोनों तरफ पे मिलती है, जिसमें बिजावर जो सीरीज मिलती है ये पन्ना और छतरपुर जिले में मिलती है, ये बात सही है। और इसकी दूसरी जो सीरीज होती है कुड्डप्पा क्रम की ग्वालियर सीरीज, ये ग्वालियर वाले जिले के आसपास वाले क्षेत्रों में मिलती है ग्वालियर सीरीज, तो ये बात तो सही है। पहला कथन तो यहाँ पे सही होता है हमारा। पहले कथन के सही होने के बाद अगला कथन होता है कि भाई इसमें बलुआ और क्वार्ट्ज चट्टानों का निक्षेपण मिलता है तथा ऊपर चूने के पत्थर का जमाव पाया जाता है। इन चट्टानों की परतों के मध्य बेसाल चट्टानें पाई जाती है जिनमें हीरे के निक्षेप मिलते हैं। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, सभी कथन यहाँ पे सही नजर आ रहे हैं। फिर आपसे क्या बोला कि मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश में 7 भौगोलिक प्रदेश है। हम जानते हैं मध्य प्रदेश में 7 भौगोलिक प्रदेश है, जिनमें मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा, पन्ना, बघेलखंड और सतपुड़ा, ये 7 मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश हम जानते हैं। उनमें से बोला कि 2000 में कुल कितने भौगोलिक प्रदेश थे 2000 तक, यानी जब मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा था। तो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के 2 बड़े रीजन कौन कौन से हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ में उस समय पे मध्य प्रदेश विभाजित हुआ तो 2 भौतिक प्रदेश मध्य प्रदेश से विभाजित अलग हुए थे, जिनमें से एक का नाम था महानदी बेसिन, तो पहला भौतिक प्रदेश महानदी बेसिन था और दूसरा जो था वो दंडकारण्य पठार या दंडकारण्य वाला जो पठार था वो दंडकारण्य वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश से अलग हुआ। तो उस समय पर टोटल जो होंगे 7 + 2 9 भौतिक प्रदेश मध्य प्रदेश के अंतर्गत रहे होंगे। तो सही कथन जो होता है वो ए होता है। अब आपसे बोला कि मालवा किन 2 नदियों के बीच में जल विभाजक का काम करता है। तो मालवा मध्य प्रदेश के पश्चिम वाले एरिया में लोकेटेड है और मालवा वाले जो लोकेटेड एरिया है इसमें ये जल विभाजक का काम करता है। मालवा का रीजन जो आपकी नदियाँ प्रभावित होती हैं, नदियाँ प्रभावित कौन सी होती है, नर्मदा और है ना, नर्मदा और चंबल नदी। नर्मदा नदी दक्षिण से जा रही है, चंबल नदी उत्तर से जा रही है, इन दोनों के बीच में मालवा जल विभाजक का काम करता है। जबकि शिप्रा और बेतवा और नर्मदा के बीच में हम देखें तो ये भांडेर श्रेणी बैतूल और नर्मदा के बीच में अपना जल विभाजन का काम करेगी। शिप्रा नदी अपेक्षाकृत ऊपरी हिस्से में बहती है, यानी और ऊपर से शिप्रा चंबल की भी सहायक नदी है, इसलिए ये शिप्रा वाला विकल्प यहाँ पर सही नहीं होगा। तो हमारा सही विकल्प आया जल विभाजक, मतलब दोनों
दोनों क्षेत्रों के जल को अलग अलग करता है वो मालवा कहता है, जो नर्मदा और चंबल नदी के बीच में करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब क्या बोला कि मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश का एक भौगोलिक क्षेत्र है, उत्तर की तरफ जो स्थित है, ये मध्य भारत का पठार बोला जाता है। तो बोला मध्य भारत के पठार है ना, मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के उत्तरी और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यहाँ तक पूरा विस्तृत है। तो इसके संदर्भ में बोला कि कौन सा कथन जो है वो गलत है, कोई एक कथन यहाँ पे दिया हुआ है वो गलत है। तो बोला इसकी दक्षिण सीमा मालवा के पठार से लगती है। अगर हम देखें तो ये मालवा का पठार है, दक्षिण में स्थित है, ये बात एकदम सही है। पश्चिम में राजस्थान है, ये बात भी यहाँ पे सही होती है। उत्तर में यमुना का मैदान है, ये बात भी सही होती है। पूर्व में इसके बुंदेलखंड का पठार है, ना कि बघेलखंड का पठार। तो ये बात गलत हो जाती है, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। डी ऑप्शन आपका क्या होता है, गलत होता है। ये हम देखें। इसके बाद बुंदेलखंड के पठार से संबंधित एक और प्रश्न है जो पहले भी प्रश्न देखा था, उसी के रिस्पेक्ट में कि भाई बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के भिंड, दतिया, शिवपुरी, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इसका विस्तार है। दोनों में लगभग 54,560 वर्ग किलोमीटर है। लगभग ये 23.73 वर्ग किलोमीटर एरिया मध्य प्रदेश में स्थित है। कुल क्षेत्रफल 7.7% है। ये आपका अपने आप में यहाँ पे प्रश्न छुपा हुआ था। अगर आप पीछे पेपर को सही से पढ़ लेते तो आपका एक प्रश्न वहाँ पे सही, अगर आपने गलत किया होगा तो सही हो जाता। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पे सत्य प्रतीत हो रहे हैं। अगला प्रश्न कि सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा, ये कथन भी सही है। इस कथन में कोई केवल इतना लिखा होता तो कोई गलती नहीं होती, लेकिन इसके अंदर जो ऊंचाई लिख दी गई वो ज़्यादा लिख दी गई। मध्य प्रदेश में कॉमन सेंस आप लगाते कि सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ है और उसकी 1350 मीटर के आसपास ऊंची है, तो ये 1500 मीटर कैसी हो सकती है, ये बात यहाँ पर गलत दे दी गई। इसकी जो ऊंचाई है वो 1172 मीटर के आसपास है। इसकी ऊंचाई जो है वो 1172 मीटर के आसपास है। तो आपका ये कथन जो हो जाता है, ये कथन जो हो जाता है वो आपका गलत हो जाता है। अगर इसके बाद हम देखें मध्य प्रदेश में ऊंचाइयों जो पर्वत चोटियां हैं और जिनमें से सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की पर्वत चोटियां, ज़्यादातर पर्वत चोटियां ऊंची उसी तरफ से मिलती है। तो उन्हीं ऊंची चोटियों में हमसे पूछा गया कि भाई इनकी आपको क्या बताना, क्रम बताना। तो सबसे पहला मध्य प्रदेश की सबसे ऊँची जो आपके 1360-1350 के आसपास धूपगढ़ की चोटी होती है ना। तो पहला तो अपन ने इसको देख लिया। फिर बिजरगढ़ की जो चोटी है ये आपका 849 मीटर के आसपास बिजरगढ़ की चोटी होती है। कालीभीट की जो पहाड़ी है ये लगभग 770 मीटर के आसपास की पहाड़ी है। और बरवानी की जो पहाड़ी है ये लगभग, बरवानी वाली जो पहाड़ियां हैं ये 641 मीटर के आसपास है। तो ये क्या थे कि सतपुड़ा की विभिन्न पहाड़ियों या चोटियों की ऊंचाई पूछा, जिनमें सही विकल्प जो आता है वो आपका ए विकल्प यहाँ पे सही तरीके से आता है। ए विकल्प आपका सही तरीके से आता है। अब हमसे पूछा गया है कि भाई सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा, पहले तो हमको समझना होगा कि सतपुड़ा का विस्तार 3 श्रेणी में है। सतपुड़ा का विस्तार हम देखें तो सतपुड़ा को 3 हिस्से में विभाजित किया जाता है ना, जिसमें पहला हिस्सा बोला जाता है पश्चिमी सतपुड़ा, है ना, पश्चिमी सतपुड़ा। फिर दूसरा हिस्सा बोला जाता है पूर्वी सतपुड़ा और तीसरे हिस्से को हम मैकाल के नाम से जानते हैं। तीसरे हिस्से को मैकाल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो पश्चिमी सतपुड़ा की बात बोली। भाई पश्चिमी सतपुड़ा का जो शुरुआत होती है पूर्वी पश्चिमी सतपुड़ा है, ये पूर्वी गुजरात के पूर्वी हिस्से और महाराष्ट्र से प्रारंभ होता है। मतलब अगर हम देखें तो पश्चिमी सतपुड़ा की सबसे पश्चिम वाली रीजन है। पश्चिमी सतपुड़ा में अगर हम देखें तो बोला कि ये इस प्रकार से गुजरात के पूर्वी हिस्से या महाराष्ट्र से प्रारंभ होता है और मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र तक आता है, किस जिले तक आता है। तो मध्य प्रदेश में ये जिला जो है वो बुरहानपुर जिले तक इसका विस्तार माना जाता है। बुरहानपुर जिले के विस्तार माना जाता है। अगर पश्चिमी सतपुड़ा को भी हम और डिटेल में देखें तो पश्चिमी सतपुड़ा में 3 हिस्से होते हैं। सबसे पीछे वाली जो पहाड़ी होगी वो राजपीपला की पहाड़ी होगी। सबसे पीछे वाली पहाड़ी जो होगी वो राजपीपला की पहाड़ी होगी। बीच वाली जो पहाड़ी, बीच वाला जो क्षेत्र है ये असीरगढ़ का क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद जो तीसरा क्षेत्र आता है ये आपका निमाड़ के मैदान के नाम से हम जानते हैं। इसी का पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी सतपुड़ा का पूर्वी हिस्सा जो लगभग बुरहानपुर वाले क्षेत्र तक विस्तृत है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा वो आपका डी विकल्प हमारा सही निकल के आता है। अगला प्रश्न आपसे बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला बोला कि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है, इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है। ये बात एकदम सही है, इसमें कोई भी असत्यता नहीं है। मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र का, इसका अधिकांश क्षेत्र मैकाल का जो है वो छत्तीसगढ़ में है। सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी, पहली तो धूपगढ़ हो गई, दूसरी चोटी अमरकंटक है जो मैकाल में स्थित है। ये बात भी सही है। तो यहाँ पे हमारे सभी कथन कैसे नजर आते हैं, सभी कथन सत्य नजर आते हैं। ये बात हमने इसके अंतर्गत देखी। अब अगला प्रश्न था कि मध्य प्रदेश के राज्य की
मध्य प्रदेश राज्य की उच्च भूमियाँ या जिनको हम हाईलैंड के नाम से जानते हैं, अधिकांश की ऊंचाई मध्य प्रदेश जो कि पठारी रीजन है, मध्य प्रदेश में औसत ऊंचाई जो मानी जाती है वो औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर मानी जाती है। तो यहाँ पे सही कथन जो होगा वो ए विकल्प आपका सही होगा। ए विकल्प यहाँ पे एकदम सही नजर आता है। फिर आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। उनमें आपसे पूछा गया था साल का अगर आप सही तरीके से बोलो तो साल जो है वो मध्य प्रदेश के मंडला और डिंडोरी वाले क्षेत्रों में मिलता है, जिसको हम सोरिया रेवस्टा के नाम से जानते हैं, उसके बाद सागौन को हम टेक्टोना ग्रेडिस के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में सागौन होशंगाबाद बैतूल वाले क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है। उसके बाद आपका भिलावा जो वृक्ष है इसको क्या बोला जाता है, सेम के वर्ड है ना, सेम के पास एनाकार्डियम के नाम से जानते हैं, और बांस को हम बम्बूसाइड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प जो मिलता है वो आपका सी विकल्प मिलता है। 2 4 3 1 हमारा सही विकल्प मिलता है। अगला बोला कि मध्य प्रदेश में कौन सा कथन सही नहीं है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में इन्होंने बोला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो जबलपुर में स्थित है, ये बात सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में, ये सारी ही बात बोली गई है। मध्य प्रदेश का पहला जो फॉरेस्ट कॉलेज था वो आपके बालाघाट में स्थापित किया गया, ना कि बैतूल में। वो कहाँ पर स्थापित किया गया, पहला बालाघाट में स्थापित किया गया, और बालाघाट में ये स्थापित 1979 के आसपास किया गया था। तो सही कथन जो होता है वो डी ऑप्शन हमारा सही यहाँ पे होता है। इसके बाद अगला यहाँ पे बोला कि निम्नलिखित नदी और उनके मिलन स्थल में बताया। तो पहला यहाँ पे था कि चंबल की सहायक नदी तुंगड़ नदी है, चंबल की सहायक नदी तुंगड़ है, और ये मंदसौर वाले क्षेत्र के लमगाड़ा वाले क्षेत्र में क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो तुंगड़ नदी चंबल की सहायक नदी है। पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ पे, मंदसौर के लमगाड़ा वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो हमारा सही विकल्प क्या हुआ यहाँ पे, एक का चौथे में आपका फिट होगा। जब आपको इतना बेसिक पता होगा तो आप सीधे सीधे ए ऑप्शन लगा दोगे। लेकिन साथ ही साथ अपन देख लेते हैं कि भाई सीता रेवा जो नदी है, सीता रेवा नदी छिंदगांव छिंदवाड़ा से निकलती है, और सक्कर नदी छतपुड़ा पर्वत श्रेणी अमरवाड़ा से निकलती है। दोनों ही नदियां सीता रेवा और सक्कर ये नर्मदा की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है, नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां के रूप में जानते हैं। इसके अलावा बाधा नदी जो होती है वो मुल्ताई से उद्गम होता है, और बाधा बेनगंगा की सहायक नदी है। बेनगंगा आगे जाते क्या मिल जाती है, गोदावरी में मिल जाती है। तो हमारा सही विकल्प यहाँ पे जो निकल के आया, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही निकल के आता है। अब क्या बोला कि मालवा के पठार की जलवायु के संदर्भ में कुछ कथन बोला गया कि कौन सा कथन असत्य है। तो इस क्षेत्र की जलवायु विषम जलवायु होती है, ये बात गलत है। यहाँ की जलवायु सम होती है, यहाँ की जलवायु सम होती है। यहाँ इस कारण ग्रीष्म ऋतु में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है, ना ही यहाँ पे अधिक सर्दी पड़ती है ना। इसके अलावा औसत बोला कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे औसत होता है, 10 से 15 डिग्री सर्दी में, और गर्मी में 42 डिग्री। सर्वाधिक वर्षा अरब सागर से होती है। नीचे वाले तीनों कथन सही दिए गए हैं। यहाँ पे विषम जलवायु ना होगे, सम जलवायु होती है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही आता है। अब क्या बोला कि मानसून का पासपोर्ट किसे कहते हैं। मानसून का पासपोर्ट या मानसून का आगमन को हम सामान्यतः मानसून के पासपोर्ट के नाम से जानते हैं, और मानसून का पासपोर्ट मध्य प्रदेश में लगभग 15 जून के आसपास होता है। मानसून का जो आगमन होता है ये वर्षा का तीव्र आगमन या गैर कमर के साथ वर्षा होना आपका कहलाता है। तो यहाँ पर सही विकल्प हमारा डी होता है। अब 47 पर वो था कि मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112-113 सेंटीमीटर के आसपास मानी जाती है। तो औसत वर्षा बोला 113 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। पहले सबसे अधिक वर्षा होशंगाबाद में 215 सेंटीमीटर, पचमढ़ी होशंगाबाद के पचमढ़ी क्षेत्र में होगी। सबसे कम वर्षा गोहद में 55 मिलीमीटर के आसपास होगी। ये दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। तो सही विकल्प जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि दोनों ही कथन सही हैं। दोनों ही कथन आपके क्या दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। ये बात अपन यहाँ पे देखते हैं। अब फिर हमारा क्या बात आती है कि मध्य प्रदेश में जलवायु। तो मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। 4 जलवायु क्षेत्र हैं, जिनमें आपका है उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य पर्वत श्रृंखला और आपका नर्मदा सोन घाटी। मध्य प्रदेश में 4 जलवायु क्षेत्र है। एक पूरा का पूरा उत्तर के मैदान की अलग जलवायु होती है, मालवा के पठार की अलग होती है, और पूरे के पूरे विंध्य प्रदेश की अलग जलवायु। तो ये मध्य प्रदेश के 4 जलवायु क्षेत्र में बांटते हैं, ये बात सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में फसल के क्षेत्र जो है वो 5 है ना। मध्य प्रदेश में अगर फसल क्षेत्र देखें तो फसल क्षेत्र 5 है। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें किसी जलवायु क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश में किसी जलवायु के क्षेत्र जो है वो 11 है। सभी में अंतर होता है। आप इनके अंतरों को ध्यान रखिए और इस डाटा को याद रखेंगे। सबके मानक अलग अलग होते हैं। अलग अलग मानकों के आधार पर चीज़ों का निर्धारण अलग अलग किया जाता है। सही विकल्प जो आता है वो आपका डी विकल्प सही होता है। अब आपका बोला
बोला कि जलोढ़ मृदा हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अपसादों से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। अब क्या बोला कि जलोढ़ मृदा, इसमें नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की मात्रा कम होती है, चूना, फास्फोरिक एसिड, जैव तत्वों की प्रचुरता होती है। ये बात यहाँ पे सही है। ये मृदा उदासीन प्रकृति की होती है, pH मान 7 के आसपास होता है। मध्य प्रदेश में अगर जलोढ़ मृदा देखिए तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी एरिया है, मध्य प्रदेश का जो उत्तरी एरिया, यमुना नदी का बेसिन, गंगा नदी का जो बेसिन है, उसमें लगभग 7.57% पे ये पाई जाती है, ना कि 17% पे। तो सही, ये हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाता है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हमारा सही विकल्प क्या होता है? ए बी डी हमारा सही ऑप्शन होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है। जो आपका चंबल क्षेत्र हमने देखा, यही चंबल क्षेत्र में मध्य प्रदेश के जलोढ़ मृदा का क्षेत्र चंबल भूमिका वेटलैंड है। चंबल भूमिका में जो होती है वो कौन सा अपादन होता है? चंबल भूमिका में जो अपादन होता है वो आपका अवनलिका अपादन होता है, अर्थात बृहद खड्डों का निर्माण होता है। अवनलिका अपादन होता है, वहाँ पे बहुत सारी मृदाओं का एक साथ से क्या हो जाता है? उत्खनन, एक साथ अपादन होता है और बड़े बड़े नालियाँ, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। वो अवनलिका अपादन होती है। अवनलिका अपादन की आखिरी स्टेज होती है। तो आखिरी स्टेज से जो होता है वो आपका कहाँ पे होता है? वो आपका उत्खाट भूमि या मध्य प्रदेश में जो वेटलैंड बने हैं वो इस क्षेत्र में बने हुए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मध्य प्रदेश में पहली खनिज नीति 1995 में आई थी और नवीनतम खनिज नीति 2010 में घोषित की गई। ये दोनों ही कथन हमारे सत्य है। मध्य प्रदेश सरकार खनिज को लेकर काफ़ी सारी निगरानी कर रही है, नीतियों में बदलाव करती रहती है। उसी के अंतर्गत आपकी खनिज नीति आपकी कब आई? 2010 में आई थी। फिर शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ऐसे सारे पावर प्रोजेक्ट जिनकी कैपेसिटी 4000 मेगावाट से अधिक होती है, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। कितनी? 4000 मेगावाट से अधिक जिनकी कैपेसिटी होती है उनको। तो बोला रायसेन जिले के शासन, ये बात यहाँ पे गलत बोल दी। ये शासन जो गांव है वो सिंगरौली जिला का है ना। सिंगरौली जिले के शासन वाले क्षेत्र में इसको स्थापित किया जा रहा है। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट आधारित परियोजना है और मोहर, अमरोली और छत्रसाल कोयला खदानें इसको आवंटित की गई है। तो दूसरा कथन तो आपका सही है। पहले कथन में केवल जिले का नाम गलत कर दिया गया था, रायसेन की जगह सिंगरौली जिला होगा। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन केवल 2 होगा। अब आपको अगला प्रश्न बोला कि मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ पे लगाया जा रहा है? मंडला जिले के चुटकारा में निर्माणाधीन है। ये बात तो सही है, लेकिन बोला कि इसकी कैपेसिटी 2400 मेगावाट है। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे 700 मेगावाट की क्षमता के 2 प्लांट ऑपरेट हो रहा है। मतलब इसकी कैपेसिटी यहाँ पे कितनी है? 1400 मेगावाट है। जबकि शिवपुरी के भीमपुर में दूसरा है और इसकी कैपेसिटी 700 मल्टीप्लाई बाय 4 अर्थात 2800 मेगावाट है। तो आपका यहाँ पे दोनों ही कथन गलत होते हैं। आपके दोनों ही कथन यहाँ पे गलत होते हैं। यहाँ पे दोनों ही कथन हमारे गलत रहेंगे। अब आपका 54 प्रश्न था कि फ्लोराइड जो मध्य प्रदेश में मिलता है वो जबलपुर वाले क्षेत्र में मिलता है, पायराइट जो मिलता है वो मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ वाले क्षेत्र में, यूरेनियम शहडोल वाले क्षेत्र में और एस्बेस्टस झाबुआ वाले क्षेत्रों में मिलता है। तो हमारा सही ऑप्शन जो फिट होगा वो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा फिट होता है कि फ्लोराइड जो आपको मिलेगा ये जबलपुर वाले क्षेत्र में, पायराइट टीकमगढ़ वाले क्षेत्र में, यूरेनियम शहडोल में और एस्बेस्टस झाबुआ वाले क्षेत्रों में मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कथन को सुमेलित करना था। मालवा ताप विद्युत केंद्र खंडवा में है, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी में है, गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में। तीनों ही कथन हमारे यहाँ पे सही सुमेलित होते हैं। अब क्या बोला कि बेतवा को मालवा की गंगा कहा जाता है? ये बात गलत है। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, ना कि मालवा की गंगा। मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर भी कहते हैं, है ना। गंगा को कहने के अलग अलग मानक होते हैं। बेतवा को सामान्यतः प्रदूषण के मानक पर कहते हैं। ये बात गलत हो गई। सिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है। दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हो गए, क्योंकि सिप्रा को मध्य प्रदेश की, ना कि मालवा की कहते हैं, और बेतवा को मध्य प्रदेश की कहते हैं। दोनों को रिवर्स कथन यहाँ पे बोल दिए गए थे, इसलिए दोनों ही बातें यहाँ पे गलत होती है। अगला आपको कथन था सतपुड़ा पावर प्लांट के संदर्भ में, ताप विद्युत गृह के संदर्भ में। इसकी क्षमता 330 मेगावाट है। बैतूल के पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र में यह चलता है। इसकी आपूर्ति तवा नदी के बांध के द्वारा आपूर्ति होती है और इसकी स्थापना 1967 में अमेरिका के सहयोग से की गई। यहाँ पे जो बातें बोली गई हैं वो सारे के सारे कथन सत्य दिए गए हैं। जामगोदरानी मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पवन ऊर्जा संयंत्र है, पवन ऊर्जा केंद्र है, जो 1995 से काम कर रहा है। 15 मेगावाट की यहाँ पर क्षमता है और जामगोदरानी इंदौर के निकट देवास वाले जिले में स्थित है। तो यहाँ पर सही विकल्प जो आएगा वो देवास आपका सही विकल्प आएगा। अगला आपसे प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश जो 2011 में मध्य प्रदेश में
में खमरिया वाला जो क्षेत्र था, जबलपुर वाला क्षेत्र था, वहाँ पे गेहूं और मक्का के शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेहूं मक्का अनुसंधान केंद्र के स्थापित किया गया। ये बात सही है। राज्य में गेहूं अनुसंधान है ना, गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? पवाखेड़ा में, होशंगाबाद में। तो दो अलग अलग चीज़ें थी। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं मक्का शोध अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे था आपका? ये आपका जबलपुर में है। और राज्य गेहूं अनुसंधान केंद्र पवाखेड़ा, होशंगाबाद में। तो ये दोनों ही कथन आपके सही होंगे। यहाँ पे सही विकल्प जो होगा वो सी विकल्प आपका सही होगा। आपको अगला बोला गया यहाँ पे अगले कथन के, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में है, मूंगफली अनुसंधान केंद्र खरगोन में, बांस एम्पोरियम लंबरखा इंदौर में हो, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी आपका इंदौर में है। तो ये चारों ही बातें आपको यहाँ पे स्पष्ट तरीके से सही दी गई है। अब क्या बोला कि जून 1998 में किस समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिले बनाए गए थे? तो देखिए 6 नए जिले जो बनाए गए जून में 2 बार, 1998 में 2 बार जिले बनाए गए। 1998 में पहले BR दुबे समिति थी 1998 में, और ये कौन सी? मई 1998, हाँ ये मई 1998 में जो जिले बनाए गए थे, यहाँ पे 10 जिले बनाए गए है ना। ये BR दुबे समिति थी। जून में जो जिले बने, 6 जिले जब बने उस समय पे समिति होती थी सिंहदेव समिति, और इसकी अनुशंसा पे 6 जिले बनाए गए थे सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर, जिनमें से 3 मध्य प्रदेश में है, हरदा, नीमच और उमरिया। हरदा, नीमच और उमरिया इन्हीं से उत्पन्न हुए, हरदा, नीमच और उमरिया यहीं से उत्पन्न हुए थे। तो हमारा सही विकल्प क्या आता है? यहाँ पे बी विकल्प हमारा सही हो जाता है। अगला हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे बोला कि कथन असत्य है। तो हमने क्या बोला? यहाँ पे हमसे बोला गया कि 17 मई 2008 को झाबुआ अलीराजपुर से अलग होकर बना, ये बात सही है। 24 मई 2008 को सिटी सिंगरौली से अलग होकर भी बना, ये बात भी आपकी एकदम सही है। इसके बाद क्या बोला कि 16 अगस्त 2015 को आगर मालवा शाहजहाँपुर से अलग हुआ, ये 16 अगस्त 2015 को अलग ना होकर 2013 को अलग हुआ। तो सही विकल्प ये हो जाएगा कि भाई यहाँ पे ये गलत दिया गया है। 2018 में टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग बना था, तो ये बात भी सही है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होता है? सी ऑप्शन यहाँ पे सही तरीके से आता है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। अब क्या बोला कि मध्य प्रदेश में औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश में औसत से अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा होती है 100 से 125 सेंटीमीटर, ना कि 150 से 200 सेंटीमीटर। बहुत ज़्यादा अधिकांश क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर वर्षा पहुँच ही नहीं पाती। औसत से अधिक वर्षा की मात्रा 100 से 125 सेंटीमीटर है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर वाले बेल्ट में होती है। तो यहाँ पे केवल सत्य कथन जो है वो बी कथन सत्य है। यहाँ पे बी कथन आपका क्या होता है? सत्य होता है। मध्य प्रदेश में गंगा अभ्याह तंत्र, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में गंगा का अपना अभ्याह तंत्र होता है। तो गंगा अभ्याह तंत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 3 तंत्र शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में गंगा नदी के सहायक नदी के रूप में एक प्रमुख सहायक नदी जो है वो यमुना सहायक नदी, और यमुना की सहायक नदी जो है वो चंबल है। तो अब यहाँ पे प्रमुख अभ्याह तंत्र जो होता है वो आपका कौन सा होता है? यमुना, उसके बाद टोंस वाला, उसके बाद आपका सोन वाला अभ्याह तंत्र है। तो इसमें यमुना, टोंस और सोन अभ्याह तंत्र है, जबकि चंबल अभ्याह तंत्र यमुना का एक हिस्सा है, अतः इसको गंगा के अभ्याह तंत्र के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाता। तो सही विकल्प जो होगा वो आपका कौन सा होगा? बी, क्योंकि चंबल अभ्याह तंत्र यमुना अभ्याह तंत्र का एक हिस्सा है, ये अपन ने देखा। अब फिर हम क्या देखते हैं कि भाई बेनगंगा किस नदी के साथ मिलकर, किस नदी के संगम को हम क्या बोलते हैं? प्राणहिता के नाम से जानते हैं। तो देखिए बेनगंगा जो नदी है वो सिवनी से निकलती है ना। बेनगंगा जो नदी है वो सिवनी से निकलती है। इसमें पहले कान्हन नदी मिलती है। पहले इसमें कौन सी नदी मिलती है? कान्हन नदी मिलती है। कान्हन नदी के बाद इसमें पेंच नदी मिलती है, और पेंच नदी के बाद नीचे की तरफ इसमें मिलती है बैतूल से आने वाली वर्धा नदी, है ना। बैतूल से उद्गम होने वाली वर्धा नदी और बेनगंगा नदी जब मिलती है तो इनको प्राणहिता कहा जाता है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा वर्धा नदी और बेनगंगा नदी, इनके संगम को प्राणहिता के नाम से जानते हैं, जो आगे गोदावरी में जाके मिल जाती है। तो हमारा सही विकल्प क्या होता है? यहाँ पे जो होगा वो बाधा सही विकल्प होगा। अगला, कूनो नदी मध्य प्रदेश के किस भाग में प्रभावित होती है? तो कूनो नदी मध्य प्रदेश में चंबल की एक सहायक नदी है, और जो शिवपुरी जिले के आसपास शिवपुरी जिले में जिसका उद्गम होता है। अतः उत्तर हमारा सही होगा कि भाई उत्तरी भाग में, क्योंकि ये चंबल की सहायक नदी है और शिवपुरी जिले में प्रभावित होती है। चंबल की सहायक नदी है और शिवपुरी जिले में प्रभावित होती है। तो सही विकल्प जो होगा वो उत्तरी भाग में। फिर आपसे पूछा गया कि पूर्वा जलप्रपात, तो पूर्वा जलप्रपात जो है वो रीवा में स्थित है। पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी का एक जलप्रपात माना जाता है, टोंस नदी में। यह आपका सही विकल्प होगा टोंस नदी। अब आपसे अगला प्रश्न बोला कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक सिंचित जिला होशंगाबाद है ना। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम सिंचित जिला डिंडोरी है।
प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक दतिया और प्रतिशत के अनुसार सबसे कम सिंचित जिला डिंडोरी ही आएगा, ना कि बड़वानी। तो आपका ये कथन डी का ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होता है। राजघाट परियोजना के संदर्भ में आपसे बोला गया है कि कौन सा कथन गलत है। राजघाट परियोजना को हम जो बोलते हैं वो अवंतीबाई परियोजना है ना, राजघाट परियोजना को हम जो बोलते हैं वो लक्ष्मीबाई परियोजना बोलते हैं, ना कि अवंतीबाई परियोजना है ना। राजघाट परियोजना को हम जो बोलते हैं वो किस नाम से जानते हैं, उसको लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जानते हैं, लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जानते हैं, ना कि अवंतीबाई परियोजना। ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, 1971 से प्रारंभ हुई थी। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत होता है। सही ऑप्शन जो आता है वो ए ऑप्शन आता है कि ये अवंतीबाई परियोजना के रूप में जानते हैं। फिर पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में यहाँ पे बोला गया है। तो मध्य प्रदेश में 3 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश में 3 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, पचमढ़ी 1, पन्ना और आचान कमाल। पचमढ़ी, पन्ना और आचान कमाल ये 3 हमारे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत हम जानते हैं। अब उसमें बोला कि भाई जो पचमढ़ी है वो 1999 में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बना। सतपुड़ा नेशनल पार्क बोरी अभ्यारण्य इसमें शामिल है, 2009 में यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किए। ये सारे ही कथन इसके संदर्भ में सही है। तो आप यहाँ पे करेक्ट विकल्प जो निकालेंगे वो डी विकल्प को निकालेंगे। फिर बोला मध्य प्रदेश में घड़ियाल अभ्यारण्य। तो मध्य प्रदेश में घड़ियाल अभ्यारण्य 3 प्रकार के है ना, मध्य प्रदेश में 3 अभ्यारण्य को घड़ियाल अभ्यारण्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें सोन अभ्यारण्य सिधी, जिसके अलावा चंबल अभ्यारण्य मुरैना और केन अभ्यारण्य छतरपुर, ये तीनों को घड़ियाल अभ्यारण्य के रूप में नामांकित है। जबकि जो सरदारपुर अभ्यारण्य धार है ये जो है वो खरमोर पक्षी के लिए बनाया गया है, खरमोर पक्षी के लिए। और खरमोर पक्षी के लिए इसके अलावा सरदारपुर के अलावा सेलेना अभ्यारण्य रतलाम भी बनाया गया। सेलेना अभ्यारण्य रतलाम भी किसके लिए, खरमोर के लिए बनाया गया। सरदारपुर और सेलेना रतलाम ये दोनों के दोनों ही क्या के लिए हैं, ये खरमोर के लिए बनाए गए हैं है ना, ये इस खरमोर के लिए बनाया गए। तो हमारा सही कथन जो होता है वो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही होता है। अब क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहले बोला गया गंगो अभ्यारण्य पन्ना में है, मंदाता अभ्यारण्य खंडवा में, और कालीभीत कहाँ पे, बैतूल में है। हमारा जो मयूर अभ्यारण्य है ये झाबुआ में है, ना कि होशंगाबाद में। होशंगाबाद का ऑप्शन आपको ऊपर ही दिया गया है कि होशंगाबाद में जो है वो बोरी है। होशंगाबाद में कौन सा अभ्यारण्य है, बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में स्थित है। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, डी ऑप्शन हमारा सही होता है। अब क्या बोला कि अमरकंटक में ताप विद्युत केंद्र है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र में कौन सा कथन गलत है। तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो स्थित है वो अनूपपुर जिले में स्थित है, ना कि शहडोल जिले में। ये कहाँ पे स्थित है, अनूपपुर जिले में है, ना कि शहडोल जिले में। सोहागपुर से इसको कोयला मिलता है, पानी सोन नदी से प्राप्त होता है, विद्युत आपूर्ति शहडोल कटना जबलपुर से इसको विद्युत आपूर्ति होती है। अगला आपसे बोला गया कि निम्नलिखित जो कथन है उसमें से आपको असत्य कथन बताना। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो गेहूं है, ना कि चावल। मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में हम गेहूं जानते हैं। गेहूं के उत्पादन मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। मालवा को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि ये कथन आपको असत्य दिया गया है। अब आपसे क्या पूछा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फसल उत्पादन कहाँ पे होता है, रतलाम में होता है। सर्वाधिक सब्जी उत्पादन जो होता है वो छिंदवाड़ा में, और मध्य प्रदेश में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन बुरहानपुर में होता है। ये सभी कथन आपको सत्य दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में जलवायु क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है, अलग अलग वो कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 11 है, अलग अलग 11 कृषि जलवायु क्षेत्र बांटे गए। इनका आधार होता है कि वहाँ पे किस प्रकार की मृदा है, वहाँ पे किस प्रकार की फसल बोई जाती है, वहाँ की जलवायु क्या है। मृदा फसल जलवायु के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण होता है। और यहाँ पे जो हमारा हुआ वो टोटल 11 क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के फसल जलवायु क्षेत्र बनते हैं, है ना। फिर गावलन प्रजाति की गाय जो गोवंश में सर्वोत्तम नस्ल के रूप में हम जानते हैं, ये गावलन प्रजाति की गाय मध्य प्रदेश में सिवनी छिंदवाड़ा प्रजाति में पाई जाती है। अच्छे गोवंश के रूप में इसको जाना जाता है। तो सिवनी और छिंदवाड़ा क्षेत्रों में ये पाया जाएगा। अगला था कि मध्य प्रदेश में रेशम से संबंधित तथ्यों को आपको बताना था। तो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर रेशम उत्पादन मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्रों में होता है। सबसे बड़ा रेशम उद्योग जो है वो उज्जैन के नागदा में स्थित है, और रेशम संचालनालय 1984 में स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे तीनों ही कथन आपके सत्य प्रतीत होते हैं, तीनों ही कथन सत्य हैं। इसके बाद बोला बीड़ी उद्योग से संबंधित पॉइंट बोला कि बीड़ी उद्योग में कौन सा कथन गलत है। तो बीड़ी उद्योग में कच्चा माल सागौन के पत्ता होता, गलत बात बताया। बीड़ी उद्योग में तेंदू पत्ता जो होता है वो कच्चा माल होता है, तेंदू पत्ता होता है। और मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता का 60% उत्पादन होता है। तो दोनों ही कथन आपके गलत हो गए, दोनों ही कथन आपके क्या होगा, गलत हो गए हैं। यहाँ पे हमारा सही विकल्प डी ऑप्शन होगा। अब क्या बोला कि मध्य प्रदेश में नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर आपको जमाना था। तो मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों को जमाते हैं। तो सबसे पहले माही नदी, उसके बाद आपकी चंबल नदी आती है। चंबल नदी के बाद आपकी जो
हाँ, माही चंबल के बाद जो आती है वो पार्वती नदी आती है, पार्वती के बाद सिंध नदी आती है और सिंध नदी के बाद बेतवा नदी आती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका सी होता है, माही चंबल पार्वती सिंध बेतवा नदी यहाँ पर सही क्रम के रूप में जानते हैं। अब क्या आया आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में संजीवनी केंद्र क्या है? तो मध्य प्रदेश में जो औषधि होते हैं, लघु वन उपज है, उन लघु वन उपज के अंतर्गत औषधि पौधों का जो प्रसंस्करण हम करते हैं, उन प्रसंस्करण केंद्रों को क्या बोला जाता है? संजीवनी केंद्र, जहाँ से विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों का विपणन किया जाता है। तो आयुर्वेदिक औषधियों का विपणन करने वाला केंद्र को मध्य प्रदेश में हम संजीवनी केंद्र के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पे बोला कि मध्य प्रदेश में कौन सा कथन गलत है? तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, ये बात थोड़ी सी गलत है। मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है वो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 जो है वो भारत का जनसंख्या घनत्व है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत होगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भोपाल है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी है। भोपाल में 855 है और डिंडोरी में 94 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये दोनों ही कथन सही है, गलत कथन ए वाला यहाँ पे होगा। फिर पेंच जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है, दोनों की संयुक्त परियोजना। सिवनी जिले में ये पेंच जल विद्युत परियोजना आपकी स्थित है। फिर यमुना और सोन नदी का जल विभाजक हम देखें तो यमुना और सोन नदी का जो जल विभाजक कहलाता है वो आपकी कैमूर श्रेणी को हम कहते हैं, है ना। कैमूर श्रेणी जो है वो मध्य प्रदेश में यमुना और सोन नदी, ये इस तरफ से यमुना नदी और उसके आबाद क्षेत्र और इनके जो है सोन नदी इस तरफ से प्रभावित हो गई, तो इनके बीच में कैमूर श्रृंखला होती है, कैमूर श्रेणी होती है, वो इनके बीच में जल विभाजक का काम करती है। अब मध्य प्रदेश में बोला गया सुमेलित नहीं है। अंगूर जिला रतलाम है, आम जिला जबलपुर है, जबकि संतरा जिला के रूप में मंदसौर को मान्यता नहीं है। अफीम का उत्पादन होता है, तो संतरा जिला मंदसौर नहीं है। आंवला जिला जो है वो कौन सा है? पन्ना है। आंवला जिला जो है वो आपका पन्ना है। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा कि मंदसौर जो है वो आपका संतरा जिले के रूप में मान्यता नहीं रखता है। अब मध्य प्रदेश सरकार की एक स्वशासी संस्था है जिसका नाम हम एप्को के नाम से जानते हैं। एप्को का गठन 5 जून 1981 को गठन किया गया था। एक स्वशासी संस्था है जो पर्यावरण के संबंध के मामलों में राज्य सरकार को सलाह देती है। 5 जून 1981 को यह संस्था गठित की गई थी। मध्य प्रदेश वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य था, जहाँ पे वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 में किया गया था। मध्य प्रदेश पहला राज्य के रूप में जाना जाता है, पहला राज्य मध्य प्रदेश यहाँ पे हम जानते हैं। जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश में देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल में है, फिर इंदौर, फिर जबलपुर में। भोपाल में जो है 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले एरिया में रहते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प जो आएगा वो सी आएगा। यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश में जो विश्व धरोहर साइट है उनकी संख्या कुल 3 है, जिनमें आपका सांची, भीमबेटका और खजुराहो आती है। जिनमें आपका सांची, भीमबेटका और खजुराहो 3 आपके विश्व धरोहर स्थल के रूप में हम जानते हैं। अटल प्रगति पथ मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षा परियोजना है जो मध्य प्रदेश के कहाँ से गुजर रही है? श्योपुर, मुरैना, भिंड से होकर गुजर रही है। ये 313 किलोमीटर का बनाया जा रहा है और इसको भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया है। तीनों ही कथन सही है। अब इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 4 दिन पहले 12 जनवरी को रोजगार दिवस मनाने का मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया। लगभग वहाँ पे स्वरोजगार और रोजगार देने की बात की जा रही है। अभी इस बात को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे कितना स्वरोजगार और रोजगार सरकार के द्वारा आपको दिया गया है। 12 जनवरी को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार दिवस मनाने की बात बोली गई है। हर माह में एक दिवस को रोजगार दिवस के रूप में मनाने जाने का प्रस्ताव भी रखा। अभी मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले इन्वेस्टर मीट हुई थी, समिट की बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टर मीट हुई थी। ये इन्वेस्टर मीट 12-13 जनवरी को सिंगरौली में हुई। 12-13 जनवरी को सिंगरौली में हुई और इसी में सिंगरौली के लिए ये प्रस्ताव रखा गया कि भाई सिंगरौली को एक स्थायी व्यापार केंद्र के रूप में डेवलप करेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार इसके साथ मिलकर सिंगरौली को एक स्थायी व्यापार केंद्र के रूप में डेवलप करने के मध्य प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मध्य प्रदेश सरकार सिंगरौली को एक स्थायी व्यापार केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस मीट में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, इसकी घोषणा 1 नवंबर 2021 को की गई थी। 1 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश दिवस के अवसर पे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की वो बोला गया कि जो भी युवा 18 से 40 वर्ष का युवा अपना स्वरोजगार प्रारंभ करना चाहता है तो वो क्या कर सकते हैं? अपने उद्यम स्थापित कर सकते हैं। और इस योजना को जो देख रहा है वो MSME डिपार्टमेंट देख रहा है। MSME डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश उद्यम क्रांति योजना को देख रहा है, जिसमें उनको कई प्रकार की सहायता, गारंटी वगैरह सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसी वर्ष 2021
2021 में, पिछले वर्ष, अब तो नया हो गया है, 2021 में नई MSME विकास नीति भी लाई गई है। ये MSME के डेवलपमेंट करने के लिए कि किस प्रकार से हम उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, MSME विकास नीति लाई गई है। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्टीम प्रोग्राम चला रही है। स्टीम के अंतर्गत एक प्रकार से कौशल आधारित ज्ञान को बढ़ावा देना मध्य प्रदेश सरकार का योजना है, और इसमें स्टीम शब्द को बढ़ावा दिया गया है। जो स्टीम शब्द माना थे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ्स। इसमें मैनेजमेंट शामिल नहीं है, स्टीम के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, मैथ्स को बढ़ावा देने के लिए अपना जोर दे रही है। सही कथन जो होगा वो डी कथन होगा। अब आपका क्या होगा, स्टार्स परियोजना। स्टार्स जो परियोजना ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ये पूरे भारत में चलेगी, केवल मध्य प्रदेश सरकार में नहीं। स्टार्स परियोजना ये है टीचिंग लर्निंग को क्या करना है, उसको बढ़ाने के लिए, है ना, टीचर की योग्यताओं को बढ़ाने के लिए, उनका उन्नयन करने के लिए स्टार्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये जो प्रोग्राम है इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। ये चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इसको बहुत तेजी से वो कर रही है। अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग स्वरूप में इसको स्वीकार कर रही हैं टीचिंग लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए। अब ये भारत सरकार में ग्रामीणों को उनका भू स्वामित्व प्रदान करने के लिए, जिस जगह पे वो रह रहे हैं उसको प्रदान करने के लिए, अधिकार प्रदान करने के लिए क्या योजना चलाई गई है, स्वामित्व योजना चलाई जा रही है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो भी भूस्वामी जिस क्षेत्र में रहता है उसको वहाँ पे क्या दिया जाएगा, पट्टा दिया जाएगा, उसको स्वामित्व दिया जाएगा। ये बात स्वामित्व योजना के अंतर्गत चलाई जा रही, भारत सरकार इसको चलाती है। इसके बाद हमने देखा कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति में लिंगानुपात 920 था भारत में। उसके बाद हमने देखा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट था, जहां पे अनुसूचित जाति के संदर्भ में बोला कि वहां पे सर्वाधिक लिंगानुपात जो था वो 1037 था अनुसूचित जाति के संदर्भ में, और अनुसूचित जाति की साक्षरता जो थी वो 66.16 थी। तो सभी कथन सही है। ये लिंगानुपात की जो बात हुई है वो अनुसूचित जाति के संदर्भ में हुई, क्योंकि टोटल प्रश्न ही अनुसूचित जाति के संदर्भ में चल रहा है। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही होता है। फिर क्या बोला कि मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में साक्षरता दर 69.3% है, पुरुष साक्षरता 78.73 है, महिला साक्षरता 59.24 है। मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय साक्षरता उससे 1.7% कम रही। नहीं, ये बात गलत है। राष्ट्रीय साक्षरता 73% ही मध्य प्रदेश में जो रही वो 69.3 रही। तो ये दोनों का अंतर जो बनता है वो 3.7 बनता है, वो अंतर 3.7 बनता है, ना कि 1.7। तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होता है, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत होता है। अब मध्य प्रदेश में पिछले एक दशक में 10 की वृद्धि दर जो रही वो 20.35। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पीछे की तरफ छुपा हुआ था। तो ये आपके पूरे प्रश्न होते हैं। अब इसके साथ ही साथ हमारा जो टेस्ट दे रहे हैं उन लोगों को एक प्रकार से अपन टेस्ट असेसमेंट शीट देते हैं। आपने पेपर का प्रिंट आउट निकाला होगा, उसमें ये असेसमेंट शीट पड़ी होगी, मिली होगी। इस असेसमेंट शीट में आपको अपने जो सही प्रश्न है उनको लिखना है। मानो आपके प्रश्न 80 सही हुए, 70 सही हुए, 65 सही हुए, आप उनको लिखना और यहाँ पे लिखना कि भाई हमारे 35 प्रश्न गलत हुए। तो 35 प्रश्नों के गलत होने के मूल्यांकन भी आपको करना है कि आपके 35 प्रश्न क्यों गलत हो गए, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं कि आपने योजनाओं को ना पढ़ा हो, इस कारण से वो हुआ। तो जितने प्रश्न, मानो 10 प्रश्न थे जिनके टॉपिक को नहीं पढ़ा, तो उन टॉपिक के नाम लिखिए कि भैया योजनाएं पढ़ेंगे, अनुसूचित जाति को पढ़ेंगे, जनजाति को पढ़ेंगे, जनसंख्या को पढ़ेंगे। उन टॉपिक को नाम लिखें। अगले बार उनकी पढ़ाई बहुत थोड़ी बेहतर तरीके से करें, ज़्यादा अच्छे से करें। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनको पढ़ने पर आपको संदेह उत्पन्न हुआ हो और संदेह की वजह से गलत हुआ, तो अपने संदेह को दूर करने के लिए ऐसे प्रश्नों को लिखें कि भैया 5 प्रश्नों में संदेह उत्पन्न होता, तो वो 5 प्रश्नों के डाउट को क्लियर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे। कई बार आप प्रश्नों को पढ़ते समय गलत कर लेते हैं, तो जब या तो गलत करते या सभी विकल्पों को नहीं करते, तो अगले बार से ध्यान रखेंगे कि उन प्रश्नों को आप अंडरलाइन करके पढ़ेंगे, उन प्रश्नों को आप अंडरलाइन करके पढ़ेंगे, तो ये आपका ये गलती आपकी कम होगी। इसके अलावा विकल्प में संदेह होने की स्थिति केवल और केवल रिवीजन की वजह से होती है, तो आप प्रयास करेंगे कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और अपने को कुछ सुझाव देंगे जो अगले बार आप गलतियाँ ना करें, क्योंकि आप लगातार एक ही टाइप की गलतियाँ करते रहते हैं। तो अपने आप को भी सुझाव देने का प्रयास करें, इससे आप बेहतर तरीके से इसका प्रयोग कर पाएंगे। आप सभी को धन्यवाद। अगले टेस्ट के समय पे आपसे पुनः मिलेंगे, है ना। इसमें कोई गलती हुई हो या वो उसमें हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। अगर कोई गलती भी हमें नज़र आती है तो हम इसके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। इसका बेहतर प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा आप करते रहें। आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद इन्हें।